ब्रेन मार्क ने हमें बताया था कि इम्प्लांट को प्लेस करके जिंजाइवा को क्लोज कर दो और 3 से 6 महीने उसको अनटच छोड़ दो ताकि एक अच्छी हीलिंग हो सके। और फिर सेकंड स्टेज सर्जरी करके इम्प्लांट को अनकवर करो और एक अच्छी प्रोविजनल रेस्टोरेशन दे दो। एंड इस प्रोविजनल रेस्टोरेशन पे हम ग्रेजुअली लोड डालते हैं ताकि इम्प्लांट के अराउंड की बोन अडेप्ट कर सके और इम्प्लांट सक्सेसफुल रहे। और उसके बाद हम फाइनल रेस्टोरेशन इम्प्लांट के ऊपर देते हैं। और ये सारा प्रोसीजर मिला के लगभग 1 साल ले लेता है। और आज के टाइम के अंदर अगर हम पेशेंट को ये बोलें आपका दांत लगने में 1 साल लग जाएगा, तो बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं कि वो पेशेंट भाग जाएगा। टाइम के साथ इम्प्लांटोलॉजी भी चेंज हुई और आज के समय के अंदर हम इमीडिएट एक्सट्रैक्शन करके इमीडिएट लोडिंग भी कर देते हैं। पर ये काम हम हर केस में नहीं करते। आज भी ब्रेन मार्क के वो प्रोटोकॉल्स फॉलो करे जाते हैं। और आज की वीडियो बस इन्हीं प्रोटोकॉल्स के ऊपर है कि कौन से केस में हमें कब और क्या करना है। हाय, मैं जीडीएस डेंटल से डॉक्टर रोहित शर्मा। आपने इम्प्लांट लोडिंग के संबंध में काफ़ी सारी टर्म सुनी होंगी, जैसे इमीडिएट लोडिंग, अर्ली लोडिंग, डिलेड लोडिंग या प्रोग्रेसिव लोडिंग। तो चलिए देखते हैं कि इन सारी टर्म्स का क्या मतलब होता है। पहला है इमीडिएट लोडिंग। इसका मतलब है इम्प्लांट के ऊपर की रेस्टोरेशन हम सेम डे दे देते हैं या विद इन 3 डे दे देते हैं। ये भी 2 तरीके के हो सकती हैं। इमीडिएट फंक्शनल लोडिंग मतलब वो टेम्पररी रेस्टोरेशन जो विद इन 3 डेज दे दी गई हो और वो ऑक्लूजन में हो। ऐसा हम फुल माउथ रिहेबिलिटेशन केसेस के अंदर करते हैं। फिर है इमीडिएट नॉन फंक्शनल लोडिंग। इसका मतलब है कि टेम्पररी रेस्टोरेशन 3 दिन के अंदर दे दी गई है बट वो ऑक्लूजन के अंदर नहीं है। ये इस तरह की लोडिंग हम एंटीरियर इम्प्लांट के ऊपर करते हैं जहां पर पेशेंट की एस्थेटिक की डिमांड ज़्यादा हो। दूसरी टर्म है अर्ली लोडिंग। इसमें हम फाइनल क्राउन्स के 6 वीक से 16 वीक के बीच में दे देते हैं जो कि फुल ऑक्लूजन में हो। ऐसा हम D1 या D2 टाइप की बोन में कर सकते हैं जहां बाकी फोर्स के फैक्टर भी फेवरेबल हों, जैसे इम्प्लांट के डिस्टल में एक नेचुरल टूथ है या मल्टीपल इम्प्लांट के ऊपर स्प्लिंटेड कैप्स लगी हुई हैं। थर्ड टर्म है डिलेड लोडिंग। इसका मतलब है फाइनल क्राउन्स 3 से 4 महीने के बाद ही डिलीवर हो रहे हैं। फोर्थ टर्म है प्रोग्रेसिव लोडिंग। मतलब हम बोन को ऑक्लूजन फोर्सेस के साथ अडेप्ट करा रहे हैं। पहले हम टेम्पररी क्राउन्स बिना ऑक्लूजन के देते हैं, देन एक्रेलिक ऐड करके क्राउन्स को फंक्शनल बनाया जाता है। अगर कैंटिलीवर हमारे ट्रीटमेंट प्लान के अंदर इंक्लूडेड है तो फिर कैंटिलीवर को भी ऐड करा जाता है टेम्पररी में। एंड लास्ट में फाइनल क्राउन्स को डिलीवर करते हैं। ऐसा हम पुअर क्वालिटी ऑफ बोन में करते हैं, मतलब पोस्टीरियर मैक्सिला में जहां पर D4 टाइप की बोन हो, या उस जगह पे करते हैं जहां पे हमने बोन ऑगमेंटेशन प्रोसीजर करा हो। इम्प्लांट में 99% सर्जिकल सक्सेस है पर 10% इम्प्लांट फर्स्ट ईयर में ही फेल हो जाते हैं और ये ज़्यादातर लोडिंग के तुरंत बाद ही हो जाते हैं। यानी प्रोस्थेटिक फेलियर से ही इम्प्लांट फेल होते हैं और इसके कारण हो सकते हैं जैसे नॉन पैसिव सुपरस्ट्रक्चर, पार्शियली अनरिटेन्ड रेस्टोरेशन, लोडिंग ऑफ इम्प्लांट बियॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ बोन इम्प्लांट इंटरफेस। सो आपने सारे फैक्टर कैलकुलेट करके ही लोडिंग को डिसाइड करना है। हम कुछ फैक्टर डिस्कस कर लेते हैं जिनको आपने ध्यान रखना है। बोन डेंसिटी, जैसा कि आप जानते हो D1 बोन स्ट्रॉन्गेस्ट है और D4 बोन वीकेस्ट है। सो D1 एंड D2 में आप इमीडिएट लोड कर सकते हो, पर D3 एंड D4 बोन में आपको 3 से 4 महीना रुकना अच्छा होगा। सेकेंड फैक्टर है बोन इम्प्लांट कॉन्टैक्ट। BIC जितना ज़्यादा होगा उतना ही अच्छा है हमारे लिए, और BIC 2 चीज़ों पर डिपेंड करता है, इम्प्लांट डायमेंशन एंड डेंसिटी ऑफ बोन। BIC में विड्थ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितना ज़्यादा विड्थ का इम्प्लांट होगा उतना ज़्यादा BIC होगा, और जैसे जैसे हम इम्प्लांट की लेंथ बढ़ाते हैं वैसे वैसे BIC बढ़ता है, लेकिन विड्थ के कंपैरिजन में ये काफ़ी कम होता है। D1 बोन में ट्रेबिकुले पास पास होते हैं एंड D4 में दूर दूर, इसलिए सेम इम्प्लांट डायमेंशन में भी BIC अलग अलग हो सकता है। D1 बोन में 85% BIC होता है, D2 बोन में 65 to 75% BIC होता है,
D3 बोन में 40 to 50% BIC होता है और D4 बोन में सिर्फ 30% ही रह जाता है। सो अगेन, अगर आपका BIC कम है तो उस केस के अंदर आपको इम्प्लांट में डिलेड लोडिंग या प्रोग्रेसिव लोडिंग ही करनी चाहिए। नेक्स्ट है बोन स्ट्रेस। इम्प्लांट को लोड करने के बाद क्रेस्टल मार्जिन पर बोन लॉस देखा गया है, जो अवेलेबल बोन, बोन डेंसिटी एंड इम्प्लांट डायमीटर पर काफी डिपेंड करता है। क्योंकि ये सारे फैक्टर चेंज नहीं करे जा सकते, इसलिए ट्रीटमेंट प्लान इम्प्लांट नंबर, साइज एंड डिजाइन को ध्यान में रखकर बनाना चाहिए। नेक्स्ट है पैरा फंक्शन, कैंटिलीवर एंड अदर स्ट्रेस मैग्नीफायर्स। अगर पेशेंट में ये सब चीजें हैं तो बोन में माइक्रो फ्रैक्चर हो सकते हैं एंड इम्प्लांट फेल हो सकता है, इसलिए यहाँ पर प्रोग्रेसिव लोडिंग करनी चाहिए। प्रोग्रेसिव लोडिंग से बोन डेंसिटी इंक्रीज होगी, इम्प्लांट फेलियर एंड क्रेस्टल बोन लॉस के चांसेस कम हो जाएंगे। लास्ट है अपोजिट क्राउन और ब्रिज और इम्प्लांट। अगर इम्प्लांट के अपोजिट इम्प्लांट है तो फोर्सेस सबसे ज़्यादा होंगी। अगर इम्प्लांट के अपोजिट नेचुरल टूथ है तो इम्प्लांट के कंपैरिजन में फोर्सेस थोड़ी सी कम होंगी, और इम्प्लांट के अपोजिट में रिमूवेबल डेंचर है तो फोर्सेस सबसे ज़्यादा कम होंगी। सो ज़्यादा फोर्सेस में हमें हीलिंग के लिए टाइम देना चाहिए और लेस फोर्सेस में हम इमीडिएट और अर्ली लोडिंग कर सकते हैं। अगर आप ये सारी बातें डिटेल में सीखना चाहते हैं और एक ऐसी जगह से सीखना चाहते हैं जहां पे इस बात पे ज़्यादा स्ट्रेस दिया जाता हो कि आपने ये सारी बातें सीखी हैं या नहीं सीखी, क्या एक्चुअल में आपकी क्वेरी सॉल्व हुई है या नहीं हुई है, और क्या आप अपने क्लिनिक पे वापस जाकर इम्प्लांट प्लेस कर सकते हो या नहीं कर सकते, अगर आप भी कुछ इस तरीके की एकेडमी ढूंढ रहे हैं तो GDS डेंटल एकेडमी आपका स्वागत करती है। इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे इमीडिएट लोडिंग के क्या प्रोटोकॉल्स होने चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर वॉचिंग अदर यूजफुल वीडियोस। थैंक यू।